आज के इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आज के इस कार्यालय के उद्घाटन समारोह में तेलंगाना में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही जुझारू अध्यक्ष श्री बंडी संजय कुमार जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, हमारे राज्यसभा में मेरे साथी के लक्ष्मण जी, हमारे शिव प्रकाश जी सह संगठन मंत्री, तरुण चुग जी हमारे तेलंगाना के प्रभारी, हमारे मुरलीधर राव जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी और साथी, अरविंद मेनन जी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं, सभी मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए चित्तूर से डिस्ट्रिक्ट में हमारे आंध्र प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री सोमू वीर राजू जी, हमारे रामचंद्रन जी, हमारे डी पुरंदेश्वरी जी और हमारे चांदी रेड्डी जी, श्रीनिवासलू जी, सभी वरिष्ठ मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और हमारे विभिन्न कार्यालयों से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, सबसे पहले तो मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मेरा आदर पूर्वक बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आज बहुत ही खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी यात्रा जनसंघ के दिनों से शुरू करके दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन करके हम सबके बीच में उभरी है, एक लंबी छलांग ली है और उस लंबी छलांग में कई आयामों में भारतीय जनता पार्टी काम करते हुए आगे बढ़ी है और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होगा कि कार्यालयों की श्रृंखला में भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पीछे नहीं रहा है। और आज मुझे ये सौभाग्य मिला, ये मुझे मौका मिला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों का श्री गणेश करके समर्पित करते हुए, लोकार्पण करते हुए तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को और आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को यह कार्यालय समर्पित करता हूं और इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, इस कार्यालय की रचना की दृष्टि से मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर भी करना चाहता हूं, आप सबके साथ उन विषयों की चर्चा भी करना चाहता हूं। अभी अभी हमने एक फिल्म देखी जिसमें हमने कार्यालयों का भवन निर्माण, भव्य भवन निर्मित भवन हमको देखने का मौका मिला। फिर चाहे वो कार्यालय आंध्र का हो, फिर चाहे वो कार्यालय तेलंगाना का हो, सभी भव्य कार्यालयों को हम सबको लोकार्पण करने का मौका मिला है। यह जो सोच थी, ये 2 दिन पहले मैंने जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय परिसर के विस्तारित कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे, तो उस समय भी मैंने चर्चा की थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के अंदर एक विचार लिया था और वो विचार ये था
कि क्या भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय नहीं होने चाहिए, अपने ही कार्यालयों की रचना नहीं होनी चाहिए। और उस समय अमित शाह जी ने एक भव्य कार्यक्रम बनाकर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने तय किया था कि हम कार्यालयों की रचना करेंगे और लगभग लक्ष्य था 887 कार्यालय देश के अंदर बनाएंगे और साथ ही साथ सभी प्रदेश हेडक्वार्टर्स पर अपना एक भव्य कार्यालय बनाएंगे। आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि आपके कार्यालयों का उद्घाटन करने के साथ साथ देश भर में 500 कार्यालय बनकर के निर्मित हो गए हैं। 500 ऑफिसेज आर नाउ डेडिकेटेड टू द कार्यकर्ता ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। आपको जानकर के यह भी खुशी होगी, 108 कार्यालयों की रचना की जा रही है, 108 कार्यालय बन रहे हैं और 123 कार्यालयों के कागजात भी तैयार हो गए हैं और अब वहां पर भी बहुत जल्दी से काम शुरू होगा। तो मैं आज आप सबसे यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हर जिले में एक भव्य कार्यालय भारतीय जनता पार्टी बनाने का लक्ष्य लेकर के चली है। 500 कार्यालय बन गए, 108 कार्यालयों का काम चला है, 123 कार्यालयों के लिए जमीन ले ली गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, आज मुझे तेलंगाना के 5 कार्यालयों का उद्घाटन करने का मौका मिला। उसी तरीके से 2 कार्यालयों का उद्घाटन करने का मौका मुझे आंध्र प्रदेश में मिला। मित्रों, ये कार्यालय नहीं है, दीज आर नॉट बीजेपी ऑफिसेस, दीज आर संस्कार केंद्रास ऑफ भारतीय जनता पार्टी। और जब मैं संस्कार केंद्र कहता हूं तो हमें समझना होगा कि यहां पर सिर्फ ये कंक्रीट का बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे सपनों का विस्तार है, ये कार्यकर्ताओं के विचार का विस्तार है। और आज के दिन हमें उन लोगों को भी याद करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं मंच पर एक तरफ सोमवीर राजू जी बैठे हैं और यहां पर मैं देख रहा हूं बंडी संजय बैठे हैं, मुरलीधर राव जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, किशन रेड्डी जी बैठे हैं, तरुण चुग जी बैठे हैं। हम सब लोगों को पिछले 40 साल से काम करने का मौका मिला है। हम लोगों ने उन लोगों को देखा है जिन 4 पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया, छोटे से कमरों में कार्यालय चलाते रहे, दरियों पर बैठ करके कार्यालय की रचना करते रहे। आज उनके तप के कारण आज हमको ये भव्य निर्मित कार्यालय मिले हैं। उनको याद करना आज हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। उनको याद करके नमन करना ये हमारा परम कर्तव्य है, जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, वो किन परिस्थितियों में, किन मुसीबतों में पार्टी को खड़ा कर रहे थे। मैंने ये नाम इसलिए लिए जो आप मंच पर बैठे हैं, क्योंकि आप लोग भी उन लोगों की तपस्या के चश्मदीद गवाह हैं। और इसलिए आज उनको नमन करके, और मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा, ये हार्डवेयर तो बन गया, ये कार्यालय तो बन गया, लेकिन ये कार्यालय कार्यकर्ता का संस्कार केंद्र है, विचारों और सपनों का विस्तार है। और इसको अमली जामा पहनाना, इसको कार्य रूप देना हम कार्यकर्ताओं का काम है। इसको भी हमको समझना होगा। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्यकर्ता का निर्माण में ये कार्यालय कैसे काम आएगा। आप यहां पर अच्छी बैठकें ले सकेंगे, आप यहां पर पार्टी के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, आप यहां पर अच्छी रिसर्च करेंगे, आप दुनिया के सबसे अच्छे रिसर्च पेपर्स को उपयोग करते हुए समाज के कल्याण में अपने आप को ढालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह करने के लिए कार्यालय आपको एक अच्छा वातावरण देगा। वह संस्कार का, सेवा का, समर्पण का, राष्ट्रभक्ति के संस्कार से आपको ओतप्रोत करेगा। इसके लिए पुनः आपको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस नहीं है,
ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है जहां चहलकदमी ही शाम को शुरू होती है और इनफॉर्मल चर्चा के माध्यम से कार्यकर्ताओं के संस्कार का निर्माण होता है और उसको अच्छी तरीके से काम करने का मौका मिलता है। और हम सब लोग 24x7x365 24 घंटे 7 दिन 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहते हैं। मित्रों, जब मैं युवा था तो मैं हमेशा कहा करता था कि कार्य को विस्तार के लिए 5 क चाहिए होते हैं। और जब मैं 5 क की बात करता था तो एक था कार्यकर्ता, सबसे पहले कार्यकर्ता चाहिए, दूसरा कार्यक्रम चाहिए, तीसरा कार्यकारिणी चाहिए, चौथा कोष चाहिए और पांचवा हमारे को कार्य को विस्तारण के साथ साथ कार्य को कराने का काम भी चाहिए। ये हम 5 कहा करते थे कार्यालय के साथ। आज मुझे खुशी है कि हमारे पास कार्यकर्ता भी है, हमारी कार्यकारिणी भी बनी हुई है, हमारे पास कार्यक्रम भी है, हमारी कार्यकारिणी के माध्यम से हम काम भी करते हैं और उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह संदेश भी देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसकी आत्मा होती है और इसलिए कार्यकर्ता को अच्छे संस्कार मिले और पार्टी के लिए वो काम में जुटे, इसके लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मित्रों, यहां पर मैं भी ये भी कहना चाहूंगा और हम सबका सौभाग्य है, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उनको इस बात का गौरव होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इज एन आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी, इट्स ए वैचारिक पार्टी, ये विचारों से ओतप्रोत पार्टी है। और कोई पार्टी, चाहे राष्ट्र हो, चाहे वो पार्टी हमारे रीजनल पार्टी हो, चाहे वो परिवार की पार्टी हो, किसी पार्टी के पास भी आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, वैचारिक एक रूपता नहीं है। ये वैचारिक एक रूपता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को भी हमको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जनसंघ के दिनों में हमने कहा था कि आर्टिकल 370 को हम समाप्त करेंगे। इट वॉज सेड इन 1952 एंड हम उस विचारधारा के साथ चले। कई बार उठे, कई बार गिरे, कई बार बढ़े, कई बार घटे, लेकिन ये लड़ाई हमने लड़ी और 2019 को 6 अगस्त को धारा 370 को समाप्त करके हटे। ये हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है जिसको हमको समझना होगा। ये छोटी यात्रा नहीं थी। 1952-53 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये वहां से चल करके ये लंबी यात्रा 19 अगस्त 2019 को हम धारा 370 को धाराशाही करते हैं। ये विचार की लड़ाई थी, इससे हम लड़ सके। आपको मालूम है, एक बार हम दो एमपी की पार्टी बन गए थे, 2 एमपी की पार्टी से बढ़कर के फिर खड़े हुए और 303 एमपी वाली पार्टी भी बने। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर मैं बात करूं इसी दृष्टि से राम मंदिर का विषय, पालमपुर का प्रस्ताव पारित किया था, मुझे यह साल याद नहीं है, लेकिन मुझे ध्यान पड़ता है कि शायद वो 1989 का प्रस्ताव था। एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज हम ये कह सकते हैं कि 2020-21 के बाद हम राम जन्मभूमि का भी भव्य निर्माण करने की आज योजना बनकर के वो भी तैयार हो रही है। अगर मैं बात करूं अंत्योदय, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था एकात्म मानववाद, उस एकात्म मानववाद का एक्सटेंशन हुआ अंत्योदय। उस अंत्योदय से आगे बढ़कर के मोदी जी ने और उसको अच्छा शब्द दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यानी विचार के दृष्टि से जो हम सोच करके चले उसको हमने पूरा करने का प्रयास किया। जब हम वैचारिक पार्टी बोलते हैं तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये 1952 में जनसंघ भी रखती थी
और आज 2024 में 23 में भी भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लक्ष्य को लेकर के चल रही है। मित्रों, हमें कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी और के पास ये कैडर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। हम लोगों को सौभाग्यशाली है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इट इज ए पार्टी ऑफ 18 करोड़ कार्यकर्ता। ये पार्टी है जिसमें हमारे 37 स्टेट यूनिट्स हैं, यूटी यूनिट्स हैं। ये पार्टी है जिसमें 973 डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज बनी है और ये पार्टी है जिसके 1,16,000 शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि जब हम कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं तो 10,40,000 बूथ में 6,80,000 बूथ पर हमारी बूथ की समिति गठित है। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके पास ये ताकत है। हम ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी is an ideological based party, it is a cadre based party and it has got a mass following। और जब हम mass following कहते हैं तो आज हमारी लोकसभा में 303 सीटें हैं, राज्यसभा में हमारे 93 एमपी हैं, हमारे 1415 एमएलएज हैं, हमारे 164 एमएलसीज हैं। हम लोगों ने नॉर्थ ईस्टर्न में भी अभी इलेक्शन जीता है। उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिम से पूरब तक भारतीय जनता पार्टी एक ही पार्टी है जो पैन इंडिया पार्टी है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था अभी हेडक्वार्टर्स के विस्तार के उद्घाटन के समय में, और उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी एक व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी एक विचार है, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन है। इसको अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हमको इसको अक्षरशः शब्दों में उतारना है। 2018 के लोकार्पण के करते समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। इसलिए कार्यकर्ता के निर्माण के लिए हम सब लोगों को समर्पित होना चाहिए। आज जब ये नए कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं तो ये केवल भवन नहीं है, यह बल्कि एक भारतीय जनता पार्टी के सपनों के विचार को बढ़ाने का रास्ता है। सेवा ही संकल्प का विस्तार है। और उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश के कार्यकर्ता, आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपनों को के लिए ड्राइविंग फोर्स होती है, उसका एक माध्यम है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये जो ड्राइविंग फोर्स मिलती है, ये दिन रात उनको दौड़ने के लिए मजबूर करती है। ये कभी उनको थकने नहीं देती, ये कभी उनको झुकने नहीं देती, ये उनको हमेशा तरोताजा रखती है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, ये मैंने कार्यकर्ता की दृष्टि से आपको ये सारी बातें बताई, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं और आपको इस बारे में आपके सामने इस विषय को रखना चाहता हूं। आज हम सौभाग्यशाली इसलिए भी हैं कि हमारा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी, देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और आपको जानकर के खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, वह देश आज आर्थिक दृष्टि से दुनिया में 10वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके और ब्रिटेन को पछाड़ करके आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। इट हैज बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक तरफ दुनिया में सारे अर्थव्यवस्थाएं सिकुड़ रही हैं, एक तरफ सारी दुनिया में सारी इकोनॉमीज श्रिंक कर रही हैं, वहीं भारत 5वीं बड़ी इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ रहा है। और जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी हम ओवरटेक करके आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। यह हमको ध्यान में रखना है। और हमारा टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। उस टारगेट के लिए हम अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक आर्थिक तस्वीर भी रखना चाहता हूं। इंडिया के ग्रोथ रेट 2022 में इंडिया 6.8% पर खड़ा है, वहीं कनाडा 3.3% पर खड़ा है, चाइना 3.2% पर खड़ा है
और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1.6% पर खड़ा है। रशिया 3.4% पर खड़ा है। यानी जहां अमेरिका 1.6% के ग्रोथ रेट पर खड़ा है, वहीं भारत 6.8% के ग्रोथ पर खड़ा है। यह गौरवशाली भारत बन रहा है, इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। मित्रों, मैं अगर बात करूं इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन रेट 2023 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6.52% है, ऑस्ट्रेलिया का 7.8% है, यूके का 10.1% है, इटली का 10% है। ये उनके इन्फ्लेशन रेट है और भारत इसमें भी नीचे पर है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम आज 2014 में चौथी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग देश था, आज दूसरे नंबर पर हमारा देश खड़ा है। ऑटो मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है। मोबाइल में 2014 में 92% ऑफ मोबाइल्स यूज्ड टू कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंपोर्ट होता था। आज 97% मोबाइल भारत में बन रहा है और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह भारत की आर्थिक शक्ति बनी है। उसी तरीके से हाईवेज में, इंटरनेट में, रेलवेज में, रोडवेज में, एयरपोर्ट्स में भारत किस तरीके से छलांग लगाया है, वह भी आप सबके सामने है। और जब मैं उसकी बात करता हूं तो हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, और जब हम एयरपोर्ट की बात करते हैं तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने, 70 इयर्स में, और मोदी जी के 9 सालों के अंदर 74 एयरपोर्ट बन गए। यह भारत खड़ा हुआ है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। एंड इफ आई टॉक अबाउट फार्मा एक्सपोर्ट, तो फार्मास्यूटिकल्स में 138% वृद्धि हुई है फार्मास्यूटिकल्स के एक्सपोर्ट में। आज दुनिया का सबसे बड़ी फार्मेसी भारत बन गई है। यह फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। और जब हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यह सबसे इफेक्टिव दवा भारत दे रहा है और सबसे सस्ती दवा भी भारत दे रहा है। इंडिया हैज बिकम द फास्टेस्ट कंट्री टू रोल आउट द 5G, 5G को रोल आउट करने वाला यह सबसे फास्ट चलने वाला देश है। और अगर मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करूं, तो मैं तेलंगाना से शुरू करूं, तो तेलंगाना में नेशनल हाईवे 2014 में 2511 किलोमीटर की सड़क थी, और आज 2022 में 4996 किलोमीटर, यानी 100% इंक्रीज हुआ, डबल हो गया नेशनल हाईवे बनाने की ताकत तेलंगाना के लिए। और ये जब मैं 4000 की किलोमीटर की बात करता हूं, तो ये 4000 किलोमीटर मतलब ट्वाइस द डिस्टेंस। आप हैदराबाद से लद्दाख और लद्दाख से वापस तेलंगाना आ जाएं, इतनी सड़कें तेलंगाना के अंदर बन गई हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 1 करोड़ 40 लाख हाईवेज तेलंगाना में उस पर खर्च हुआ है। तेलंगाना के रेलवे बजट का एलोकेशन 4418 करोड़ है, तेलंगाना का रेलवे पर एक्सपेंशन, और यह 45% हायर है पिछले साल से। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और यूपीए के दौरान सिर्फ 886 करोड़ रुपए ही प्रतिदिन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश को दिया जाता था, और आज आपको 4000 से ज्यादा करोड़ रुपए मिल रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि यूनेस्को ने रमप्पा टेम्पल को यूनेस्को का स्टेटस दिया है। यह भी हम सबके लिए खुशी है। अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने आपके यहां विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का उसका रीडेवलपमेंट के लिए उस स्टेशन के काम को शुरू किया। 450 करोड़ रुपए उसमें लगे। मॉडर्नाइजेशन और अपग्रेडेशन के लिए विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए। आंध्र प्रदेश सेक्शन 6 लेन ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 3750 करोड़ रुपए दिए गए। और उसी तरीके से विशाखापट्टनम में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 70 प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, दिए गए हैं।
जिसमें 2014 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 2014 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हो रहा है और उसमें 33,540 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। उसी तरीके से 2 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क सैंक्शन हुए हैं आंध्र प्रदेश के लिए, और नेशनल हाईवे का लेंथ जो है उसको एक्सपैंड किया गया है 4,193 किलोमीटर से 8,744 किलोमीटर की सड़क, और 6 लेन विजाग पोर्ट हाईवे नेशनल हाईवे का अप्रूवल हुआ है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, ये सारी बातें जो मैंने आपसे विकास की कही, ये हीरा, जो प्रधानमंत्री जी इसको हीरा कहते हैं, हाईवे, इंटरनेट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, ये इसके दृष्टि से जो काम हुआ है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, वो कभी नहीं हुआ है, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, इतना ही नहीं, देश के गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, सभी वर्गों को विकास के लिए जोड़ने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया, एनडीए की सरकारों ने किया है। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की स्कीम्स के बारे में। अगर मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करूं तो देश भर में 11 करोड़ 78 लाख किसानों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा, तो वहीं तेलंगाना में 36 लाख लोगों को जोड़ा और आंध्र प्रदेश में 45 लाख लोगों को जोड़ा। उसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर 4 करोड़ लोगों को जोड़ा गया, 4 करोड़ लोगों को आवास दिए गए, तो 2,50,000 लोगों को हमने अर्बन में ये तेलंगाना में जोड़ा, और 24 लाख हमने गरीब 24 लाख जो था वो हमने आंध्र में जोड़ा। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को हम लोगों ने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने की योजना बनाई। इसके कारण हमारी अति गरीबी 1% से भी नीचे हो गई। इट इज लेस देन 1%, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जब हम ये कहते हैं तो हमारे को ध्यान में रखना चाहिए कि 2.6 यानी 2 करोड़ 60 लाख लोगों को हमने तेलंगाना में इस योजना में जोड़ा, और उसी तरीके से हमने 1 करोड़ 8 लाख को तेलंगाना में जोड़ा और 2 करोड़ 60 लाख लोगों को हमने आंध्र में जोड़ा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं स्वच्छ भारत मिशन की बात करूं, जिसमें 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, तो 31 लाख टॉयलेट्स हमारे तेलंगाना में बने और 42 लाख टॉयलेट्स हमारे आंध्र में बने, और महिलाओं को वहां पर सशक्तिकरण का काम किया गया। उज्ज्वला योजना में अगर 9 करोड़ उज्ज्वला योजना के देश भर में गैस के चूल्हे दिए गए और उनको सिलेंडर दिए गए, तो 11,50,000 तेलंगाना में और 5 लाख हमारे इस तरीके के चूल्हा देने का काम आंध्र में हुआ। वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत में जहां हम लोगों ने 11 करोड़ परिवारों को यह फैसिलिटी दी, तो उसमें 26 लाख तेलंगाना के परिवार हैं और 54 लाख आंध्र प्रदेश के परिवार हैं। इस तरीके से गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन परिवारों को मुख्य धारा में लाने का, सशक्तिकरण करने का, इंपावर करने का यह काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जिसका असर तेलंगाना में भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा और आंध्र प्रदेश में भी लोगों को, महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, हमारे किसान भाइयों को, हमारे गरीब लोगों को सशक्तिकरण का एक रास्ता मिला है। मित्रों, मैं जब तेलंगाना जाता हूं या आंध्र प्रदेश जाता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी तो अपने तरफ से पूरी ताकत लगा करके तेलंगाना का विकास और आंध्र के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैंने अभी आपको गिना दी है हाईवेज की श्रृंखला, मैंने अभी आपको बताया रेलवेज के बारे में, मैंने आपको एयरपोर्ट्स के बारे में बताया, इंटरनेट के बारे में बताया। लेकिन मुझे दुख है कि टीआरएस से बीआरएस तो बन जाते हो, लेकिन काम करने के तरीके में कोई अंतर नहीं आता है।
और बीआरएस का मतलब क्या है? बी फॉर भ्रष्टाचार, आर फॉर रिश्वत और एस फॉर सरकार। भ्रष्टाचार, रिश्वत, सरकार, यह तेलंगाना की आज पहचान बन गई है। दिस इज द इमेज ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट। दिस बीआरएस पार्टी हैज बिकम भ्रष्टाचार, रिश्वत, सरकार। और जब मैं ये बात करता हूं तो तेलंगाना एक समय जब बना था, जब आंध्र से अलग हटा था, तो ये सरप्लस स्टेट था। और आज जब हम देखते हैं तो 3,29,00,000 करोड़ के डेट में यह प्रदेश अपने आप को पाता है। मुझे एक मेरे मित्र ने बहुत, ये जब बीआरएस बना और बड़ी बड़ी बातें हमारे केशव चंद्रशेखर राव ने रखे, तो उस समय एक तेलंगाना में, तेलुगु में एक मेरे को मुहावरा उन्होंने भेजा, जिसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। उत्तिकी येगरा लेनम्मा स्वर्गी निकी येगुरा दामू आनु कुंडी, यानी घर की छत पर हांडी टांगी नहीं जाती और सपने आसमान छूने के देख रहे हैं। यह परिस्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। मित्रों, दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन हां, आज केशव चंद्रशेखर राव जी की सुपुत्री, आज उनको ईडी बुलाए किसी लिकर स्कैम के तहत, यह परिस्थिति बन जाए और तेलंगाना की इमेज एक भ्रष्ट सरकार की जग जाहिर हो जाए, यह सब लोगों ने देखा है। और ऐसी सरकार को अब रहने का कोई अधिकार नहीं है। और नाम बदलने से काम नहीं चलता, काम और नीयत बदलनी पड़ती है। टीआरएस से बीआरएस बन जाओ, ये खेल जितना भी खेलो, तेलंगाना की जनता जानती है टीआरएस भी वही थी, बीआरएस भी वही है, ये रिश्वत पार्टी है, ये कोई बदलाव नहीं है। और ये टीआरएस बीआरएस, तेलंगाना की जनता आपको संदेश दे रही है कि यू नीड वीआरएस, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आपको जाना होगा, आपका वीआरएस होने वाला है, यह भी आपको याद रखना चाहिए। मित्रों, जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं हमेशा इस बात को कहने की कोशिश बताता हूं आपको कि किस तरीके से जमीनों का घोटाला हो रहा है तेलंगाना में, स्टेट घोटाला चल रहा है, और उसी तरीके से हर एक दृष्टि से घोटाला चल रहा है। मैंने आपके सामने पहले भी चर्चा की थी कि आपके यहां ये स्कीम है इरिगेशन की, ये स्कीम एक तरीके से तेलंगाना में एटीएम बन गई है। और एटीएम बन करके वो हमेशा, जो स्कीम 40,000 करोड़ की थी, आज 1,40,000 करोड़ की स्कीम हो गई है इरिगेशन की। ये सब चीजों के बारे में हमको समझना पड़ेगा। और जहां तक आंध्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने तरफ से पूरी ताकत से आंध्र प्रदेश को विकास करने के लिए हर तरीके का संभव उनको ताकत दी है। लेकिन जो धरती पर लगना चाहिए था, जितना लगना चाहिए था, जिस स्पीड से लगना चाहिए था, वो नहीं लगा है। आंध्र प्रदेश की सरकार भी उसमें नाकामयाब रही है। They have not been able to implement the schemes of the NDA government of Prime Minister Modi in Andhra Pradesh। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आंध्र प्रदेश में भी आने वाले समय में हम एक अच्छी, सच्ची और आंध्र प्रदेश की जनता को अच्छे तरीके से नेतृत्व करने वाली सरकार देने वाले हैं। मैं आंध्र की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूरी ताकत के साथ हमारा समर्थन करें, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें, कमल को खिलाएं। और मैं आंध्र के नेताओं से भी कहूंगा कि जो मैंने आपके सामने विकास की बातें कही हैं, ये सारी बातों को लेकर के आंध्र की जनता के बीच में हम सबको जाना होगा और वहां बताना होगा कि किस तरीके से मोदी जी वहां के लोगों की सेवा में जुटे हैं और किस तरीके से आंध्र की सरकार स्कीम्स के पैसों को जमीन पर जिस तरीके से लगना चाहिए वो नहीं लगा पा रही है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिले, ताकत मिले, इस बात की जरूरत है। मित्रों, मैं आंध्र में आया हूं, मैं तेलंगाना में हूं। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ पहले ही कर दिया है। कांग्रेस नाम की चीज वहां रही नहीं है। लेकिन फिर भी जिस तरीके का उनका रवैया दिल्ली में है,
मुझे उनके बारे में कुछ चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। आज कांग्रेस हताशा में है, हार पर हार मिल रही है, अपने नीतियों के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपने उसके कारण, और इसलिए वो एक तरीके से हताशा में है, एक तरीके से बौखलाहट में है। उनकी बौखलाहट बढ़ गई है और वो मानसिक दिवालियेपन पर है, मानसिक दिवालियेपन पर है। आज वो शब्दों की गरिमा भी भूल गए हैं। शब्द कौन से बोलने चाहिए इसकी भी चिंता नहीं करते। कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या शब्दावली है। सी द लैंग्वेज ऑफ ए पार्टी विच हैड ए नेशनल कैरेक्टर, जो श्रिंक करते करते सिकुड़ गई, आज बौखला रहे हैं। शब्द क्या बोल रहे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये तब कह रहे हैं जब नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कच्छ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरला तक जनता आतुर होकर के बोल रही है, मोदी आपका कमल खिलेगा, आपका कमल खिलेगा, आपका कमल खिलेगा। मित्रों, अहंकार में चूर है राहुल जी। मैं माफी नहीं मांगता। समाज के प्रति उनका नजरिया क्या है, और विशेष करके पिछड़ा और अति पिछड़े के प्रति उनका नजरिया क्या है, ओबीसी के प्रति नजरिया क्या है। अपमानजनक शब्दों का उपयोग करना एक समुदाय को, ये कहां तक, ये कैसी पार्टी और ये कैसे नेता है जो ओबीसी को, अति पिछड़ा को, जिन लोगों ने देश के विकास में अपने आप का सर्वस्व लगाया, समाज को आगे खड़ा करने में अपना योगदान किया, उस समुदाय विशेष को जाति सूचक शब्दों पर अपमान की भाषा बोलना। कोर्ट बोले माफी मांगो, मैं माफी नहीं मांगता। कोर्ट सजा दे तो बोलना कि हमारे साथ अन्याय हो गया। राहुल गांधी जी, मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कहता हूं, आप अहंकार में जी रहे हैं। आपकी समझदारी छोटी है, अहंकार बड़ा है, और रस्सी जल गई है, बल नहीं गया है। हिंदुस्तान की जनता सब कुछ देख रही है। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ा है, और तेलंगाना के विकास के लिए किस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, आंध्र प्रदेश के लिए किस तरीके से काम किया है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कांग्रेस वालों को कि ये जो आपने तरीका अपनाया है, और जिस तरीके से आप जाति सूचक ओबीसी को आप उनका निरादर कर रहे हैं, ओबीसी समाज और भारत देश कभी आपको माफ करने वाला नहीं है, कभी आपको माफ नहीं करेगा। आने वाला समय निर्णायक रूप से आपके खिलाफ उनका वोट भी होगा, और वह स्पष्ट रूप में आपको संदेश देंगे, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं ज्यादा आप सबके बीच में नहीं बोलना चाहता, बहुत सी बातें मैंने की हैं, लेकिन हां, मैं आपको बधाई पुनः देना चाहता हूं, आंध्र के कार्यकर्ताओं को, तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को, और आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में पूरी ताकत लगाकर कमल खिलाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना, जय आंध्र।